नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि पिछले वीडियो में एक छोटी सी माइनर मिस्टेक हो गई थी। मैंने आपको रीजनिंग के 25 क्वेश्चन बताए थे, जबकि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है ना, मतलब रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 ही क्वेश्चन आपके साइंस से क्या आएंगे और 20 क्वेश्चन आएंगे आपके जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से। इस प्रकार टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा एक माइनर मिस्टेक हो गई थी, तो मैंने कहा कि सबसे पहले आपको थोड़ा सा वो अपडेट कर दूं। तो आज का ये वीडियो में जो लेकर आया हूँ, ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली कि रीजनिंग में आप 30 में से 30 मार्क्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि हमारा टारगेट है आपको कि टोटल 100 में से 85 प्लस मार्क्स दिलवाना। उसके लिए जरूरी है कि रीजनिंग और मैथ्स जो दो टॉपिक है, दो सब्जेक्ट हैं आपके, उनमें आपको 100% मार्क्स लाना। तो ठीक है ना, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात करेंगे कि 30 में से 30 नंबर आप कैसे ला सकते हैं। और हम स्पेशली जो 2018 में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, साथ साथ अभी जो 2022 में बहुत ही चेंजेस देखने को मिले हैं। जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, जो रेलवे ने लिया है एनटीपीसी सीबीटी 2, उसमें रीजनिंग में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिले हैं। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लेंथी भी आया है रीजनिंग का सब्जेक्ट। तो उन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर हम पूरी बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। छोटा सा वीडियो, स्ट्रेटेजी वाला वीडियो है। साथ साथ ये भी बताएंगे कि हम आपको किस तरह का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए वन बाय वन हम सब चीज़ों को देखते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम एक एक करके सभी पॉइंट्स को समझते हैं कि आप किस प्रकार रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2022 में, उसमें रीजनिंग में किस प्रकार 30 में से 30 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता दूं कि अभी जो लेटेस्ट में जो रेलवे द्वारा एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, उसमें रीजनिंग बहुत ज़्यादा टफ पूछी जा रही है। ठीक है ना, और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो स्पेशली थोड़े से लेंदी हैं और थोड़े से ट्रिकी भी पूछे जा रहे हैं। उन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर हम इस पूरा एनालिसिस करेंगे कि हमको किस प्रकार रीजनिंग की तैयारी करनी है और कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है और किन टॉपिक्स को पढ़ना है। स्पेशली इन सभी चीज़ों पे हम वन बाय वन करके बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि हमको सबसे पहले ये समझना है कि रीजनिंग के अंतर्गत जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो कौन कौन से टॉपिक हैं और उन टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं रीजनिंग के सबसे पहले टॉपिक की, तो मैं आपको सबसे पहले सभी टॉपिक्स के नाम बता देता हूं। ठीक है ना, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका फर्स्ट नंबर पे मान लीजिए आप एनालॉजी। एनालॉजी को मान लीजिए में कितने क्वेश्चन आएंगे मैं ये भी बताऊंगा अभी आपको। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हो गया आपका सीरीज। ठीक है ना, सीरीज से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग। किसको कंप्लीट करेंगे हम? कोडिंग एंड डिकोडिंग को। चौथा जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका पजल्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इसको कह सकते हैं आप कि जो बच्चे ये वाले क्वेश्चन करते हैं स्पेशली उनका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा होने की संभावना होती है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। हमारा टारगेट है कि 30 में से 30 नंबर लाना। तो ये मान लीजिए कि पजल के 4 से 5 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, तो उसके हिसाब से ये टॉपिक करके जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, हम इसको छोड़ नहीं सकते। थोड़ा कैलकुलेटिव होता है लेकिन फिर भी हमको करके आना पड़ेगा इस टॉपिक को। ठीक है ना, तो चौथा टॉपिक हो गया हमारा पजल। पांचवें नंबर पे मैं आपको रखूंगा डायरेक्शन वाले क्वेश्चन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा। छठे नंबर पर हम टॉपिक किसको लेंगे? ब्लड रिलेशन। 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं अभी आपको सभी के बताऊंगा कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में। ठीक है ना, ये हो गया आपका ब्लड रिलेशन। अगला है आपका अल्फाबेट एंड वर्ड टेस्ट, वर्णमाला और शब्द परीक्षण से संबंधित। इसको लिख देते हैं हम अल्फाबेट एंड वर्ड टेस्ट। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी बताऊंगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेन डायग्राम। 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे भी। वेन डायग्राम। नेक्स्ट टॉपिक है मिसिंग नंबर।
मिसिंग नंबर हो गया। अगला जो है हमारा वो है नॉन वर्बल रीजनिंग। ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन अगर पूछ ले तो हमको इसकी भी तैयारी करनी है, नॉन वर्बल रीजनिंग की। ठीक है, इसके बाद 11वें नंबर पे हमारा क्लासिफिकेशन ले लीजिए, और नेक्स्ट है 12वें नंबर पर ले लीजिए वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग तो हमने यहाँ पे कर ली, वर्बल रीजनिंग भी पूछी जा सकती है। किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे मैं आपको सभी अभी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये इतने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जिनको आपको करना है, एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, पजल्स, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, अल्फाबेट, वेन डायग्राम, मिसिंग नंबर, नॉन वर्बल, क्लासिफिकेशन एंड वर्बल रीजनिंग। अब देखिए समझिए कि कितने कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से एग्जाम में आते हैं, रेलवे की एग्जाम में, स्पेशली ग्रुप डी की एग्जाम में, और पिछली एग्जाम्स में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैं आपको ये भी बता दूंगा, आखिरी में ये भी बताऊंगा कि मैं आपको कितने क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, और स्पेशली सभी क्वेश्चन होंगे आपके पैटर्न बेस्ड, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है एनालॉजी वाले। देखिए एनालॉजी जो टॉपिक होता है, इस पर क्या होता है, संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन भी आते हैं, आपको अल्फ़ाबेट्स पे आधारित भी आ सकते हैं, या फिर आपको कोई चित्र दे देगा, ठीक है ना, या फिर आपको जीके पर आधारित भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जीके पर दे दिए, या फिर संख्या पर दे दिए, नंबर्स पर दे दिए, या फिर अल्फ़ाबेट पर दे दिए। एनालॉजी किसी भी तरह की हो सकती है। जैसे अगर मैं बात करूं जीके की, तो जीके में एनालॉजी किस प्रकार की पूछी जा सकती है, आपको 4 एक तरह के दे देगा ऑप्शंस, 3 एक तरह के ऑप्शंस दे देगा, और एक अलग होगा थोड़ा डिफरेंस, तो पूछ सकता है वो कौन सा ऑप्शन अलग है। जैसे कि आपको 3 राजधानी दे दी और एक शहर का नाम दे दिया, तो आपको चयन करना होता है। तो इस प्रकार जीके से संबंधित भी होता है वो, और एनालॉजी में भी आ जाता है वो। तो कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, तो एनालॉजी के मानिए आप 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है, ठीक है ना। मैं पुराने पेपर जो रेलवे एग्जाम लेता है, ग्रुप डी के एग्जाम, उसमें जितने क्वेश्चन पूछता है जिस टॉपिक से, वही बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। और साथ साथ आखिरी में ये भी बताऊंगा कि मैं किस तरह आपको इसकी तैयारी करवाने वाला हूँ। जो नेक्स्ट है हमारा सीरीज। देखिए अब सीरीज की बात की जाए तो सीरीज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम मिनिमम 3 से लेकर मैक्सिमम 5 क्वेश्चन तक मान सकते हैं कि सीरीज के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें आपको देखिए एक अल्फ़ाबेट सीरीज भी आ सकती है, कुछ नंबर सीरीज भी आ सकती है, कुछ मिश्रित सीरीज भी आ सकती है। मतलब आपको मल्टीप्लाई भी रहेगा, साथ में प्लस माइनस भी रहेगा, आपको देखना पड़ेगा। स्क्वायर, क्यूब, रूट की भी सीरीज आ सकती है। तो ये बहुत प्रकार की सीरीज रहती है, क्वेश्चंस बहुत बनते हैं इसमें, पैटर्न वाइज ही क्वेश्चन रहते हैं फिर भी, ठीक है ना। मैं सभी आपको पैटर्न कंप्लीट करवाऊंगा। नेक्स्ट है वो है हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग। अगर बात की जाए कोडिंग एंड डिकोडिंग से, तो मिनिमम 1 से लगा के मैक्सिमम 3 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं कोडिंग और डिकोडिंग से, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चौथा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा पजल्स, ठीक है ना। पजल से 4 से 5 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। पजल्स किस प्रकार की आती है, पजल्स या तो आपको एक स्क्वायर में 8 लोगों को बिठा दिया जाता है, मैक्सिमम 8 लोग बिठाते हैं स्क्वायर में, या फिर सर्कल में 6 से लगा के 8 लोग बैठ जाएंगे, 5 लोग भी बैठ सकते हैं। और ये पूछा जाएगा आपसे कि इसकी साइड में ये बैठा है, इससे तीसरे नंबर पर ये बैठा है, तो बताइए कि इन दोनों के बीच कौन बैठा है। इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। या फिर आपको जैसे कि एक बिल्डिंग में 8 लोग रहते हैं, और एक दूसरे नंबर पर रहता है, एक 5वें नंबर पर रहता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पजल में। और स्पेशली जो अभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पजल में रीजनिंग के अंतर्गत, वो पूछे जा रहे हैं कि एक पजल पर एक ही क्वेश्चन बेस्ड होता है। इससे क्या होता है कि अगर आपने एक पजल सॉल्व भी कर ली, ठीक है ना, 2 मिनट 3 मिनट, तो आप एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। पहले क्या होता था कि आप एक पजल सॉल्व करेंगे और उस पर 3 क्वेश्चन बेस्ड होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है जैसे नए पैटर्न में आ रहे हैं। इससे आपका समय आपको बहुत कम बचता है, क्योंकि आप अगर एक ही पजल सॉल्व करते हैं तो आपको कम से कम 3 मिनट भी लग जाते हैं कभी कभी, अगर पजल टफ होती है, ठीक है ना। और आखिरी में आपको एक ही आंसर दे पाते हैं आप। तो यहाँ पर बहुत सतर्कता बरतनी है और अच्छी प्रैक्टिस करनी है पजल की, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पजल के सॉल्व कर पाएं। कैसे करना है ये सब मैं आपको बताऊंगा, मैं पैटर्न भी कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है ना। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। बहुत ही सिंपल टॉपिक होता है ये वाला, और इससे कितने क्वेश्चन आते हैं, तो 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाने की इस टॉपिक से भी संभावना है, डायरेक्शन और डिस्टेंस, ठीक है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस आपको इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि किधर साइड ईस्ट होता है, किधर वेस्ट होता है,
किधर साउथ होता है और किधर नॉर्थ होता है। बस अगर आपने इतना सा ध्यान रख लिया और क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं सिंपली, ठीक है ना। तो ये शुरू के 5 टॉपिक मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं 6 नंबर से। नेक्स्ट है हमारा ब्लड रिलेशन। इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है ना। ब्लड रिलेशन, ये ब्लड रिलेशन जो टॉपिक है ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। मैं आपको बता दूंगा कि जो ये 12 टॉपिक है उनमें से कौन कौन से सिंपल टॉपिक है और कौन कौन से टफ टॉपिक है। आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, मैं आखिरी में जरूर बताऊंगा कि आप जब पेपर को सॉल्व करें या फिर एक हमेशा से माइंड में रखिएगा कि आपको किन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करना है और किन को बाद में। आखिरी में मैं जरूर बताऊंगा क्योंकि अभी से आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप सोचेंगे कि नहीं मैं एग्जाम के 2-4 दिन पहले 5 दिन पहले समझ लूंगा कि कौन सा टॉपिक मुझे पहले सॉल्व करना है, एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, एग्जाम जब पेपर सॉल्व करते हैं ना उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आपको कभी भी फर्स्ट राउंड में नहीं उठाना है, उनको लास्ट के आधे घंटे या फिर 15-20 मिनट में ही उठाना है। कौन से क्वेश्चन होंगे मैं बताऊंगा कौन से टॉपिक है वो, ठीक है ना। इसके बाद अगर बात की जाए ब्लड रिलेशन के बाद तो अल्फाबेट एंड वर्ड टेस्ट की, तो इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन ही आते हैं, ज्यादा नहीं आते हैं। कितने आते हैं? अल्फाबेट से 1 से 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा वीन डायग्राम। वीन डायग्राम से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। वीन डायग्राम के क्वेश्चन में आपको पढ़ाऊंगा किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिसिंग नंबर से भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। मिसिंग नंबर से जैसे कि आपको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में कोई नंबर दे दिए 2, 4, 8, 16 और डैश करके यहाँ पे पूछ लिया कौन सा नंबर आएगा, या फिर स्क्वायर के फॉर्म में पूछ लिया 2, 4, 8, इस प्रकार किसी भी तरह से एक सीक्वेंस बना सकता है, जैसे 3, 9, 27। नेक्स्ट क्या होगा, इस प्रकार से मिसिंग नंबर वाले भी क्वेश्चन पूछते हैं। प्लस माइनस के भी यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नॉन वर्बल रीजनिंग। इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें भी आपको जैसे कि मिरर इमेज हो गया, नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या क्या आता है, जैसे कि मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया, या फिर एक कोई छुपी हुई आकृति पूछ लेगा आपसे, एक अपूर्ण जैसे कि आधा अधूरा पैटर्न आपको बता सकता है। क्यूब्स और पास से संबंधित क्वेश्चन भी इसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या क्या आते हैं आपके, एक आ गया आपका छवि हो गया, एक मिरर इमेज हो गया, एक वाटर इमेज हो गया, एक इनकम्प्लीट इमेज हो गई है, क्यूब, पासे, बॉक्स, पेपर फोल्डिंग भी पूछ सकता है, कटिंग भी पूछ सकता है, ठीक है ना। आंकड़ों की गणना तक पूछ सकता है नॉर्मल वर्बल रीजनिंग में, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कितने क्वेश्चन है मैंने आपको बता दिया, 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे इससे। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, ठीक है ना। वर्गीकरण, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं वर्गीकरण से संबंधित भी। और अंतिम हमारा जो टॉपिक है वो है वर्बल रीजनिंग, ठीक है ना। वर्बल रीजनिंग, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो ये जो 12 टॉपिक मैंने आपको बताया है, इन 12 टॉपिक्स से ही रीजनिंग के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे की, स्पेशली रेलवे की एग्जाम में हम रेलवे की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि कौन सा टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि अब जैसे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूँ कि जिन टॉपिक से आपको 100% पढ़ के जाना है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। तो अगर आप देखेंगे तो एनालॉजी, सीरीज, पजल्स, कोडिंग, डिकोडिंग और डायरेक्शन वाले, ये जो शुरू के 5 से 6 टॉपिक है, अगर इनको आपने अच्छे से कर लिया तो इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, ठीक है ना। मतलब 30 में से मान लीजिए कि 20 के लगभग क्वेश्चन तो आपके शुरू के 5 से 6 टॉपिक से ही आ जाएंगे, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हमको इनमें से किन टॉपिक को पहले करना है। देखिए हमेशा से ध्यान रखिएगा कि एग्जाम भले आपके आज से कितने भी दिन बाद हो, लेकिन हमें अभी से प्रैक्टिस करना है। अगर जब भी आप मौका दे तो आपको अभी से प्रैक्टिस करना है कि आपको किन टॉपिक्स को सबसे पहले सॉल्व करना है, किन टॉपिक्स के क्वेश्चन को एग्जाम में सबसे पहले सॉल्व करना है और किन को सबसे बाद में। यहाँ पर 2 चीज निकल के आती है। एक चीज तो वो होती है कि आपको पहले से ही डिसाइड कर ले कि किन क्वेश्चंस को आपको पहले सॉल्व करना है, किन को नहीं करना है। और दूसरी चीज निकल कर आती है कि एग्जाम में जब आप पेपर की स्कैनिंग करें, जब फर्स्ट राउंड में आप पेपर को देखें, कुछ क्वेश्चन सिंपल वाले करते रहे, उस समय समझ ले कि किन क्वेश्चन को पहले करना है और किन को बाद में। लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जो टॉपिक आपका मजबूत है उसको आपको पहले ही अटेम्प्ट करना है। जैसे कि कुछ बच्चों का ब्लड रिलेशन मजबूत होता है, कुछ की पजल्स मजबूत होती है, तो कुछ की कोडिंग डिकोडिंग अच्छी रहती है, या फिर कुछ का सीरीज वाला चैप्टर बहुत अच्छा रहता है, या फिर कुछ का ये मान लीजिए वेन डायग्राम में बहुत अच्छी पकड़ होती है। आपको इन 12 टॉपिक्स में से वो 5 टॉपिक उठाने हैं, 6 टॉपिक उठाने हैं जो आपके बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और आप उनमें फुली कॉन्फिडेंस है कि अगर ये
इससे रिलेटेड कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए तो मैं उसको सबसे पहले राउंड में सॉल्व कर लूंगा। इससे क्या होता है, एक चीज होती है कि जब भी आप पेपर सॉल्व करते हैं तो शुरुआती जो कुछ समय होता है, जैसे कि मान लीजिए 1 से 1.5 घंटे का पेपर है, तो शुरू के जो 1 घंटे होते हैं उसमें आप जितना ज़्यादा पेपर सॉल्व कर लेंगे उससे आपको एक कॉन्फिडेंस बन जाएगा मन में कि नेक्स्ट जो आपका समय बचेगा उसमें आप और उससे ज़्यादा और अच्छे तरीके से क्वेश्चन हल कर पाएंगे। कहते हैं ना कि शुरुआत अगर एक बार अच्छी हो जाए तो अंत बिल्कुल ही 100% अच्छा होता है, ये तो तय है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका जो टॉपिक मजबूत हो आप उसको ही सबसे पहले सॉल्व करें। जैसे कि मैं बताऊं आपको, तो आपको ब्लड रिलेशन अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि ब्लड रिलेशन बहुत सिंपल टॉपिक है और इसके क्वेश्चन सॉल्व करने लायक ही आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना, और सॉल्व आसानी से हो जाते हैं क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। दूसरी चीज अगर बात करूं तो कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा सीरीज में कभी कभी क्या होता है कि आप सीरीज को सॉल्व करने बैठेंगे और आखिरी तक आप पकड़ नहीं पाते हैं कि उसका पैटर्न क्या है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। बात करूंगा पजल की, तो पजल में भी कोई कंफर्मेशन नहीं होता है कि हम उसको सॉल्व कर लेंगे या नहीं करेंगे। पता पड़ा 3 मिनट आपने लगा दिए और आखिरी में भी आपको पता पड़ रहा है कि आंसर आ ही नहीं रहा है। तो इन टॉपिक्स को, पजल को आपको आखिरी में सॉल्व करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि छोड़ना है, छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, पजल्स आखिरी में सॉल्व करना मतलब। तो 5 टॉपिक कौन कौन से सबसे फर्स्ट राउंड में हमको करना है, तो सबसे पहले आपका ब्लड रिलेशन हो गया, इसको आप कर लीजिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरे नंबर पे डायरेक्शन वाले क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि ये टू द पॉइंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। अगर तीसरे नंबर पे बात करूं मैं, तो आप एक हमने देखा था, कौन सा टॉपिक देखा था, पजल। तो पजल को आपको बाद में सॉल्व करना है, मैं आपको इधर लिख देता हूँ, पजल्स आपको आखिरी में सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसके अलावा आप एनालॉजी के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, एनालॉजी वाले क्वेश्चन। देखिए पजल्स ऐसी चीज है कि अगर आप सोल्व करने बैठेंगे तो फंस सकते हैं, इसलिए मैं इसको लास्ट में रख रहा हूँ, ठीक है ना। सीरीज वाले क्वेश्चन भी अगर एक बार में अगर आपको समझ में आ रहा है देख के कि क्या पैटर्न बनना है तो ठीक है, नहीं तो इसको भी आपको लास्ट में करना है, ठीक है ना। एनालॉजी आपको शुरू में करनी है, ब्लड रिलेशन करना है, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग भी आपको फर्स्ट राउंड में ही निपटाना है, ठीक है ना, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं चौथे, कोडिंग इन दोनों को बाद में करना है। इसके बाद बात करूँ मैं तो अल्फ़ाबेट एंड वर्ड टेस्ट, इसको भी आपको पहले ही राउंड में निपटाना है, अल्फ़ाबेट एंड वर्ड टेस्ट को भी, ठीक है ना। मिसिंग नंबर को भी मैं यहाँ रखूंगा। अगर मिसिंग नंबर समझ में आ रहा है तो ठीक है पहले राउंड में, नहीं तो इसको भी आपको आखिरी में ही करना है, क्योंकि अगर एक बार नहीं समझ में आता है तो ये बहुत ज़्यादा हमको इसमें दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या पैटर्न बन रहा है, क्योंकि बहुत पैटर्न होते हैं इसमें, अनलिमिटेड पैटर्न्स होते हैं इन चीज़ों में, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको हम सेकेंडरी उसमें रखेंगे, ठीक है ना। बाकी मैक्सिमम जो मैंने आपको बता दिया है कि नॉन वर्बल रीजनिंग को भी आप कर सकते हो, क्योंकि एक बार में देख के समझ में जाता है कि क्या पैटर्न है। वाटर इमेज हो गया, इसमें मिरर इमेज हो गई, तो ये वाले क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बता दी कि फर्स्ट राउंड में 5 से 6 टॉपिक निपटाइएगा जब भी पेपर सॉल्व करें, और उसके बाद जब सेकंड राउंड का आप जब पेपर को स्कैन करके सॉल्व करने के बाद सेकंड राउंड पे पेपर सॉल्व करते हैं, क्योंकि 2 से 3 बार हम पेपर सॉल्व करते हैं, तो इन क्वेश्चंस को उठाया कर प्रैक्टिस हम सबकी करेंगे। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि रीजनिंग में जो अपना टारगेट है 30 में से 30 नंबर लाने का, उसको हमको अचीव कैसे करना है। देखिए मैंने आप सभी लोगों के लिए 250 MCQ का एक बहुत ही शानदार पैक बनाया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस स्पेशली उन बच्चों के लिए हैं जो कम समय में रीजनिंग में 30 में से 30 नंबर लाना चाहते हैं, ठीक है ना, 30 में से 30 नंबर। अब ये जो 250 क्वेश्चंस मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, इसमें आपको जितने भी मैंने 12 टॉपिक बताए हैं वो सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। 250 से लगा के 300 क्वेश्चन तक मान लीजिए, ठीक है ना, 300 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। मैं एक्चुअली इसमें सारे पैटर्न आपको कवर कर दूंगा, और जितने भी वीडियो होंगे इस रीजनिंग के टॉपिक के वो आपको सभी हमारे चैनल पे प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए आप चैनल से बिल्कुल जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए। बहुत सारे बच्चों ने सब्सक्राइब तो कर रखा लेकिन बेल आइकॉन नहीं दबाया, इससे क्या होगा, नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी आपको। अगर नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लेना, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे 250 से 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और स्पेशली इनमें से कुछ क्वेश्चंस में आपको ये मान लीजिए 50 से 100 क्वेश्चंस अभी जो लेटेस्ट में एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है उस पर ही बेस्ड होंगे, और बचे हुए 200 क्वेश्चन के लगभग में आपको जो ग्रुप डी का 2018 में एग्जाम हुआ था उस पर बेस्ड होगा, ठीक है ना। तो ये आपकी कंप्लीट रीजनिंग की तैयारी पूरी चैनल पर हो जाएगी। इसके अलावा मैं अभी आपको मैथ्स, साइंस और करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस,
इससे रिलेटेड भी स्ट्रेटेजी वाले वीडियो बताऊंगा कि इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हम सारी क्लास स्टार्ट कर देंगे रीजनिंग, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और साइंस की। तो ये मान लीजिए कि आपका आने वाले समय में बिल्कुल कम समय में बहुत ही आपको सदी स्टडी में 2 से 3 घंटे अगर भी अगर आपने अच्छे से स्टडी कर ली तो आप आसानी से 85+ मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने वीडियो आएंगे आप प्राप्त करते रहिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। और मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का जो साइंस का जो स्ट्रेटजी वाला वीडियो है वो बहुत जल्दी आपको शाम को या कल तक मिल जाएगा। तो वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।